हेलो दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न पत्र 3 जो कि असैनिक लेखा के रूप में आता है, जिसमें मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि वित्तीय संहिता, लेखा संहिता, कोषालय संहिता, भंडार क्रय नियम, लेखा शीर्ष का वर्गीकरण, वित्तीय अधिकार पुस्तिका तथा प्रतिभूति आदि से संबंधित प्रश्न आते हैं, जिसमें सामान्यतः पहला प्रश्न हमेशा लेखा संहिता से होता है या लेखा संबंधित प्रश्न होते हैं। लेखा संहिता के प्रश्न किस प्रकार से होते हैं, तो कुछ इस प्रकार से आप देखे हैं या मैं जो आए हुए प्रश्न हैं उनको डिस्कस कर रहा हूँ। पूंजी और राजस्व के बीच व्यय के आवंटन सामान्य सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। फिर विभिन्न विभागों में किस प्रकार से लेखा शीर्ष का वर्गीकरण किया जाता है। लोक निर्माण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन निर्माण कार्यों पर व्यय का वर्गीकरण लेखाओं में किन सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है। हानि का लेखांकन किस प्रकार से होता है। विभिन्न विभागों के बीच में बजट का समायोजन किस प्रकार से होता है। इस प्रकार से लेखा संधारित करने के सिद्धांतों को अक्सर पूछा जाता है। अब देखते हैं कि लेखा संहिता के लिए अलग से बुक आती है, छत्तीसगढ़ लेखा संहिता या मध्य प्रदेश लेखा संहिता, या फिर इसी टॉपिक को हम वित्तीय संहिता के ही अध्याय 15 से देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग 1 भाग 2 के नाम से एक बुक है, छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता। तो छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता का जो अध्याय 15 है उसमें सामान्य लेखाओं का वर्गीकरण, या अध्याय 15 जो है विविध विषय के अंतर्गत लिया गया है, जिसमें विषय है शासकीय लेखा। क्लियर है। मैं अलग से लेखा संहिता नहीं उठा रहा हूँ, मैं शासकीय लेखा अध्याय जो कि छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता का अध्याय 15 है से प्रश्न उठा रहा हूँ। ठीक है ना। और मैंने इसे एनालाइज किया है आज तक आए हुए विभिन्न प्रश्न पत्रों को, तो मैंने पाया है कि इस अध्याय से बाहर के प्रश्न नहीं आ रहे हैं। क्लियर है। मतलब ये महत्वपूर्ण है कि हम अगर वित्तीय संहिता का अध्याय 15 को अच्छे से करते हैं तो लेखा संहिता से संबंधित प्रश्न को कंप्लीट किए जा सकते हैं। क्लियर है। वित्तीय संहिता, छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता का अध्याय 15 शासकीय लेखा कितना महत्वपूर्ण है कि हम ये देख सकते हैं कि जैसे मैं हर बार पेपर का फॉर्मेट आपको बताता हूँ कि सामान्यतः 7 प्रश्न होते हैं, जिसमें 5 प्रश्न बेसिक होते हैं और 2 प्रश्न अंतर लिखने और टिप्पणी लिखने के लिए आते हैं। जो 5 प्रश्न बेसिक होंगे उसमें 1 प्रश्न रेखा संहिता से अवश्य होंगे, 1 या 2 प्रश्न कोषालय संहिता से होंगे, 1 या 2 प्रश्न वित्तीय संहिता से होंगे, भंडार क्रय नियम से 1 आध प्रश्न होंगे। सामान्यतः इन सभी के रेशियो में कोषालय संहिता और वित्तीय संहिता से हमेशा 2-2, 3-3 प्रश्न पूछे जाने की रिवाज है। और अंतर बताइए, टिप्पणी लिखिए, तो किसी भी विषय से पूछ सकते हैं। लेकिन जो 5 प्रश्न हैं वो 5 प्रश्न में कोषालय संहिता और वित्तीय संहिता से 2-2 प्रश्न पूछ करके बाकी हर जगह से 1-1 प्रश्न पूछा जाता है। जैसे लेखा संहिता से 1 प्रश्न हमेशा आता है। तो लेखा संहिता के लिए हम लोग अध्याय 15 को देखते हैं। छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता का अध्याय 15 जिसका टॉपिक है शासकीय लेखा। यह शासकीय लेखा 9 खंड में विभाजित किया गया है। पहला सामान्य, दूसरा वर्गीकरण के सामान्य सिद्धांत, तीसरा लेखा की सामान्य पद्धति, चौथा पूंजी एवं राजस्व व्यय के वितरण के सामान्य सिद्धांत, 5वां औपचारिक लेखा, 6वां वार्षिक लेखा, 7वां अन्य विभागों आदि के साथ समायोजन, 8वां शासकीय लेखा में हानि को दिखाना और 9वां शासकीय लेखा में व्यय की वसूली को दिखाया जाना। अगर हम इस चैप्टर को एनालाइज करें तो इसका एक पार्ट है खंड 4 पूंजी एवं राजस्व के व्यय के वितरण के सामान्य सिद्धांत। ये प्रश्न बार बार प्रश्न पूछा गया है। क्लियर है। डायरेक्ट पूछा गया है कि पूंजी एवं राजस्व के व्यय के वितरण के सामान्य सिद्धांत क्या हैं, संक्षेप में लिखिए। ठीक है। तो इसमें हमें नियम 324 से लेकर 329 तक का उल्लेख करना है और लिखना है। एक और प्रश्न जो बार बार आया हुआ है, मतलब इस पूरे अध्याय में से भी खंड 4, खंड 7, खंड 8 और खंड 9 को हमें ध्यान देना है। क्लियर है। खंड 4, खंड 7 मतलब अन्य विभागों आदि के साथ समायोजन, खंड 8 शासकीय लेखा में हानि को दिखाना और 9 हानि का वसूली करना। क्लियर है। तो हमारे लिए अभी तक जो आए प्रश्न है उसमें से सबसे महत्वपूर्ण क्या रहेगा
पूंजी एवं राजस्व में व्यय के वितरण के सामान्य सिद्धांत क्या है, ये बार बार पूछा गया है। फिर अन्य विभागों आदि के साथ समायोजन, क्लियर है, व्यय का, राजस्व व्यय का, पूंजी व्यय का समायोजन किस प्रकार करना है। फिर हानि को किस प्रकार से लेखा में दिखाया जाना है और हानि की वसूली किस प्रकार से करना है। ये प्रश्न बार बार आए हुए हैं। अब देखते हैं जो पहला प्रश्न आया हुआ है कि पूंजी और राजस्व के बीच व्यय आवंटन के सामान्य सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। क्लियर है, ये प्रश्न आया हुआ है। तो इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। सबसे आगे देखते हैं पूंजी क्या है और राजस्व क्या है। क्लियर है, पूंजी क्या है और राजस्व क्या है। तो पूंजी और राजस्व का अगर हम लोग डिफिनेशन देखते हैं तो पूंजी ऐसा कोई भी व्यय जो कि स्थायी परिसंपत्ति के निर्माण के लिए किया जा रहा हो, पूंजी व्यय के अंतर्गत आता है। इसमें स्थायी परिसंपत्ति के निर्माण के समय पूंजी के लिए उसके पूंजी का अर्थ है कि स्थायी परिसंपत्ति निर्माण के समय जो भी खर्च किए जा रहे हैं उसके पूंजी स्थायी परिसंपत्ति के वृद्धि के लिए, स्थायी परिसंपत्ति के पुनर्निर्माण, नवीन निर्माण, जितने भी खर्च होंगे वो सभी पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आएंगे। एक और बहुत ही सामान्य सा कॉमर्स की लैंग्वेज, वाणिज्यिक लैंग्वेज में परिभाषा है कि ऐसा हर वो चीज पूंजी है जिनसे हमें इस प्रकार का आंसर मिलता हो। ऐसा हर वो चीज पूंजी है जिनसे अगर हम लोग प्रश्न पूछते हैं और उसमें हाँ का आंसर आता है तो पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आता है। कौन कौन से? तो क्या इस खर्च के फलस्वरूप स्थायी संपत्ति प्राप्त हुई? क्लियर है, अगर हाँ तो वह पूंजी है। क्या स्थायी संपत्ति का विस्तार या वृद्धि हुआ है तो भी वह पूंजीगत व्यय है। स्थायी संपत्ति के व्यापार की लाभ या उत्पादक क्षमता बढ़ाई गई है तो भी यह पूंजीगत व्यय है। और व्यापार या पूंजी या ऋण प्राप्त हुआ है उसके लिए, मतलब पूंजी स्थायी संपत्ति के निर्माण के लिए आपने ऋण लिया हो तो भी पूंजीगत व्यय के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना है। मतलब ऐसा कोई भी सामान्य सा आप अपने मन में बनाइए कि ऐसा कोई भी व्यय जो कि स्थायी संपत्ति का निर्माण करता हो पूंजीगत व्यय होता है। क्लियर है, इसमें भवन निर्माण, मशीनरी का स्थापित किया जाना, उससे संबंधित रजिस्ट्रेशन, उसका फीस, क्लियर है, उनका मरम्मत कराना या फिर और अधिक वृद्धि के लिए कोई नया अटैचमेंट करना, संपत्ति में विस्तार, संपत्ति की वृद्धि या विस्तार में व्यय करना, उसके लिए पूंजी की वृद्धि कर लिए हम लोग जब ऋण लेना चाहेंगे तो भी पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आएगा। उनका ट्रेडमार्क या कॉपीराइट कराना चाहेंगे तो भी ये सभी पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है, तो सबसे आगे पूंजी और राजस्व समझना आवश्यक था। राजस्व इन पूंजीगत व्यय को या इन पूंजी को चलाने के लिए, नियमित रूप से संचालित करने के लिए जो खर्च होते हैं वो राजस्व होते हैं। जैसे पूंजी के रूप में भारत सरकार ने रेलवे बनाया। क्लियर है, रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, विभिन्न जगह पे रेल बिछाए, ट्रेन वाली मशीन, इंजन लगाए जिससे कि चल रही है। लेकिन उसमें जो एम्प्लॉय हैं जिनको वेतन देना है, जो कि उसे रेगुलर चला रहे हैं, जहाँ पे भी हमें किराया देना पड़ रहा है जिस जगह के लिए, ये सभी किस में आता है? राजस्व व्यय में आता है। राजस्व व्यय मतलब पूंजीगत या स्थायी संपत्ति को चालू रखने के लिए जो भी अतिरिक्त खर्च करना पड़ रहा है, अतिरिक्त एम्प्लॉय रखना पड़ा, वेतन देना पड़ा, किराया देना पड़ा, बिजली बिल देना पड़ा, तो ये सब जितने भी खर्च होंगे ये राजस्व व्यय के अंतर्गत आ जाएंगे। राजस्व व्यय के अंतर्गत हम लोग कच्चा माल खरीदने का भी मूल्य ले सकते हैं, वेतन, डाक किराया, बीमा, विज्ञापन आदि ले सकते हैं। संपत्तियों के संरक्षण, कार्य क्षमता को कायम रखने के लिए व्यय जैसे कि मरम्मत, नवीनीकरण आदि पर व्यय को हम लोग राजस्व व्यय के अंतर्गत ले सकते हैं। अब हम लोग पूंजी और राजस्व में अगर हम लोग अर्थ समझ लिए हैं कि पूंजी क्या है, राजस्व क्या है, तब हम देखते हैं कि पूंजी एवं राजस्व के वितरण के सामान्य सिद्धांत क्या है। मैंने अभी डिस्कस किया था कि पूंजी और राजस्व के वितरण के लिए सामान्य सिद्धांत का अगर हम लोग रूल देना चाहेंगे, नियम देना चाहेंगे, तो हम लोग बताएंगे छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग 1 एवं भाग 2 के अध्याय 15 शासकीय लेखा। छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग 1 का अध्याय 15 शासकीय लेखा का खंड 4 है पूंजी एवं राजस्व व्यय के वितरण के सामान्य सिद्धांत के नियम 324 से लेके 329 तक जो नियम है वो क्या है? पूंजी एवं राजस्व व्यय के वितरण के सामान्य सिद्धांत। क्लियर है? इसमें पहला सामान्य सिद्धांत है
कि किसी भी व्यय को, चाहे वो पूंजी हो या राजस्व हो, इसका निर्धारण महालेखाकार का नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपने एक आदेश के द्वारा करेगा। क्लियर है? अगर वो आदेशित कर देता है कि पर्टिकुलर यह खर्च पूंजीगत व्यय का ही है या यह आया हुआ आय पूंजीगत आय है, तो वह पूंजीगत में ही वर्गीकृत किया जाएगा। अगर महालेखाकार किसी व्यय या आय को राजस्व में वर्गीकृत कर देता है अपने किसी आदेश के द्वारा, तो वह राजस्व आय में आएगा। क्लियर है? अब देखते हैं नियम 324 में इनके सामान्य 7 सिद्धांत दिए गए हैं। क्लियर है? जिसके अंतर्गत हम लोग पूंजी और राजस्व के वितरण के सामान्य सिद्धांत देखेंगे। पहला ये है, 324 का पहला ये है कि स्थायी रूप से आधारभूत पूंजी उत्पन्न करने हेतु जो आवर्ती दायित्व को कम करने हेतु किया जाता हो वो पूंजी कहलाएगा। मतलब पहला और दूसरा, 1 और 2 जो है वो पूंजी को परिभाषित किया गया। क्लियर है? 3 है कि अस्थायी पूंजी पर किया गया व्यय साधारण पूंजी की प्रवृत्ति का व्यय नहीं माना जा सकेगा। क्लियर है? चौथा यह है, पूंजी व्यय को बजट अनुमान एवं सरकारी लेखा दोनों के नियम 320 में वर्णित सिद्धांत के अधीन राजस्व व्यय से अलग रखा जाएगा। क्लियर है? पांचवा यह है, योजना के प्रथम निर्माण एवं साज सज्जा तब तक योजना लागू चालू नहीं होती, संधारण हेतु अंतरिम व्यय पूंजी व्यय में सम्मिलित होंगे। क्लियर है? छठवां यह है कि ऊपर लिखित 1 से 6 तक जो व्यय है उनको संचालन के लिए जो खर्च होगा वो राजस्व व्यय होगा। सातवां यह है कि अगर हम नवीनीकरण करना चाहेंगे, अगर पूंजी से संबंधित कोई नवीनीकरण खर्च है तो पूंजीगत व्यय में जाएगा, राजस्व से संबंधित कोई नवीनीकरण खर्च है तो राजस्व व्यय में जाएगा। इस प्रकार से हमें व्यय को वर्गीकृत करना है। सामान्यतः जब भी हम इनका वितरण पूंजी एवं राजस्व व्यय के वितरण का सामान्य सिद्धांत लिखेंगे, सामान्यतः क्या देंगे? पूंजी का परिभाषा देंगे, पूंजी से संबंधित पूरी बातें डिस्कस करेंगे कि पूंजी क्या है। सामान्यतः स्थायी आधारभूत संरचना का निर्माण है। क्लियर है? परिभाषा भी हम लोग देखेंगे। तो पूंजी, उत्पन्न की गई पूंजी उस प्राधिकारी का स्वामित्व होगा जिसने व्यय किया हो। पहला और दूसरा दोनों ही परिभाषा से संबंधित ही थे। तीसरा, अस्थायी पूंजी पर किया गया व्यय साधारण पूंजी की प्रवृत्ति का व्यय नहीं माना जाएगा। क्लियर है? चौथा यह था कि नियम 320 के वर्णित सिद्धांतों के अनुसार पूंजी और राजस्व के व्यय को अलग अलग रखा जाएगा। क्लियर है? पांचवा यह था योजना के प्रथम निर्माण एवं साज सज्जा के लिए, कोई भी योजना का प्रथम निर्माण होना है जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर या आधारभूत संरचना का निर्माण करना होगा तो उसका खर्च हमेशा पूंजीगत व्यय के खर्च से लिया जाएगा। क्लियर है? छठवां है कि नियम 7 के अधीन राजस्व खाते में संधारण तथा समस्त संचालन का व्यय समाहित होगा। मतलब 1 से लेकर 6 तक जो भी नियम थे वो पूंजीगत व्यय से संबंधित है। इसके अलावा स्थायी परिसंपत्ति के संचालन के लिए जो अलग से खर्च कर रहे हैं, वेतन के लिए, किराए के लिए, बीमा के लिए, ये सभी खर्च क्या कहलाएंगे? राजस्व व्यय कहलाएंगे। सातवां है कि अगर नवीनीकरण या पुनर्स्थापना कार्य में जो व्यय हो रहा है, अगर पूंजी के लिए व्यय हो रहा हो तो पूंजीगत व्यय कहलाएगा, राजस्व के लिए व्यय हो रहा हो तो राजस्व व्यय कहलाएगा। इसका और आगे डीप देखते हैं। 325, 326, 327 हटा दिया गया है, लेकिन इसी में और आगे पढ़ेंगे तो और आगे हमें ये पता चलेगा कि अगर कोई अपरिहार्य स्थिति आ जाती है, 328, 329 है, अगर कोई अपरिहार्य स्थिति आ जाती है, 328 देखिए, किसी विशेष मामलों में सिवाय जो सरकार के विशेष आदेशों से विनियमित होते हैं, अगर कोई विशेष मामला आ जाता है तो महालेखाकार या वाणिज्यिक विभाग जैसा अवधारित कर देगा कि यह पूंजीगत व्यय के अंतर्गत लिया जाए, इसे राजस्व व्यय के अंतर्गत लिया जाए, तो उसके अनुसार उसे देखना पड़ेगा। ठीक है? 329, जब सरकार के विशेष आदेश से योजना के निर्माण काल में ही ब्याज का व्यय अस्थायी रूप से पूंजी से विकलित होता है, इस तरह का पूंजीगत ब्याज पूंजी से प्रथमतः प्राप्ति अथवा जब योजना चालू हो जाती है तो उससे अतिरिक्त आय प्रभावित हो जाता है। तो पूंजी और राजस्व के लिए सामान्य सिद्धांत यही है। 1 से 6 तक पूंजी को ही परिभाषित कर रहे थे। पूंजी क्या होता है, पूंजी का स्वामित्व किसके पास होता है, पूंजी को अस्थायी पूंजी को साधारणतः पूंजी में वर्गीकृत नहीं किया जाता है। पांचवा यह था कि नियम 320 के अनुसार पूंजी और राजस्व व्यय को अलग अलग रखना है। जो चार्ट में प्रस्तुत कर रहा हूँ, योजना के प्रथम निर्माण और साज सज्जा के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत संरचना निर्माण करेंगे वो पूंजी के अंतर्गत आएगा। छठवां में भी पूंजी के बारे में ही लिखा हुआ है। सातवां में लिखा हुआ है
छठवां में लिखा हुआ है कि 1 से 5 तक के या 7 तक के जितने भी नियम है जो पूंजी से अलग हैं और राजस्व व्यय में लिखे जाएं। 7वां में है नवीनीकरण एवं पुनर्स्थापना हेतु जो भी व्यय होगा वो पूंजी के नवीनीकरण के लिए पूंजीगत व्यय, राजस्व के नवीनीकरण के लिए राजस्व व्यय के अंतर्गत लिया जाएगा। क्लियर है। इसके आगे 328 और 329 से है कि अपरिहार्य कारणों पे, आकस्मिक घटना पे, बाढ़, आपातकाल कुछ आए तो वहां पे सरकार ये डिसाइड करेगा, सरकार ये निर्धारित करेगा कि अमुक प्रकार का खर्च पूंजीगत व्यय के अंतर्गत लिया जाए या राजस्व व्यय के अंतर्गत लिया जाए। जैसा सरकार अवधारित करेगा महालेखाकार के द्वारा वैसा मान्य होगा। यह है कुल नियम। ठीक है ना। तो कुल नियम को आप 324 से 329 के बीच में लिखिए और फिर उसका आंसर लिखिए। अगला प्रश्न जो एग्जाम में आया हुआ है वह है अन्य राज्यों के साथ होने वाले लेन देन के कारोबार का राज्य शासन के कोषालय के लेखे में किस प्रकार वर्गीकरण किया जाता है। यह है छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग 1 के अध्याय 15 नियम 332 खंड 334 खंड 7 में है। अन्य विभागों आदि के साथ समायोजन, भारत शासन तथा अन्य राज्य सरकारों के साथ समायोजन। क्लियर है। यह है 334, 335 तथा 336, 337। मतलब इसमें आपको 334 से लेकर 337 तक का आंसर देना है। क्लियर है। इनको देखते हैं। जब भी इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आता है कि अन्य राज्यों के साथ होने वाले लेन देन के कारोबारों का राज्य शासन के कोषालय में लेखे किस प्रकार वर्गीकृत किए जाएंगे, तो कोषालय संहिता का प्रश्न नहीं रहेगा क्योंकि लेखा संहिता का है, क्योंकि लेखा का संधारण करने की बात कर रहे हैं। क्लियर है। तो यह है अन्य विभागों के साथ समायोजन तथा भारत शासन तथा अन्य सरकारों के साथ समायोजन किस प्रकार से लेखा रखा जाएगा इसके संबंध में। क्लियर है। तो पहले देखते हैं 334 से लेके 337 तक के नियम इसमें आएंगे। क्लियर है ना। 334 एक विभाग द्वारा दूसरे विभाग को किए गए प्रदाय अथवा सेवा के विषय में अंतर विभागीय संव्यवहार के व्यवस्थापन हेतु भारतीय संविधान से संबंधित उपबंधों के अधीन अधोलिखित सिद्धांत या प्रक्रिया का अनुपालन किया जाएगा। कौन कौन से सिद्धांत हैं, तो इसमें 3 सिद्धांत हैं। क्लियर है। पहला यह है कि जिन प्रकरणों में दावे की राशि प्रत्येक मामले में 1000 रुपए से अधिक नहीं है, कोई मौखिक व्यवस्था की जरूरत नहीं है, परंतु निम्नलिखित दावों के विषय में राशि कितनी भी हो मौखिक व्यवस्था महत्वपूर्ण है। उनको प्रदाय एवं सेवा करने अथवा उससे प्राप्त करने पर जहां दावे किसी ऐसे वाणिज्यिक विभाग संस्थान से संबंधित है जिनका वित्तीय पत्रक बनाया जाता है। दूसरा, प्रासंगिक व्यय अर्थात अवकाश वेतन, पेंशन आदि जो व्यक्तिगत सरकारी सेवकों से अंतर विभागीय प्रतिनियुक्ति के कारण होता है, जिनका नियम वित्त संहिता भाग 1 के परिशिष्ट 3(ब) के अनुरूप संचालित होगा। क्लियर है। पहला क्या है कि जिन प्रकरणों में दावा की राशि 1000 रुपए से अधिक नहीं है, कोई मौखिक व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है। मतलब किसी प्रकार का समायोजन, मौखिक व्यवस्था करने का अर्थ समायोजन करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है। उसे छोटा अमाउंट करके छोड़ा जा सकता है। ठीक है ना। परंतु जहां पे भी ऐसा केस हो कि जिस विभाग का भी 1000 रुपए इधर उधर हो रहा है, वहां का अपना लेखा बनता हो, तो उसके लेखा में उच्चन दिखाएगा, यहाँ के लेखा में उच्चन दिखाएगा, तो उसको वित्तीय पत्रक उनका समायोजन या मौखिक व्यवस्था करने की आवश्यकता है। दूसरा, प्रासंगिक व्यय अर्थात अवकाश वेतन, पेंशन आदि किसी व्यक्तिगत व्यक्ति का अगर कोई हानि हो तो भी उसका समायोजन करने की आवश्यकता है, क्योंकि व्यक्तिगत हानि मतलब हानि है, वो सामने वाले को तो पता रहेगा ना कि उसका 1000 रुपए हानि हुआ है। क्लियर है। तो पहला सिद्धांत यही है कि जिन प्रकरणों में दावा की राशि प्रत्येक मामले में 1000 रुपए से अधिक नहीं है, कोई मौखिक व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है, यानी समायोजन करने की जरूरत नहीं है, परंतु निम्नलिखित दावों के विषय में राशि कितनी भी हो समायोजन करना महत्वपूर्ण है। कौन कौन से। पहला, जिस व्यक्ति का भी 1000 रुपए इधर उधर हुआ है, उस विभाग का अपना अलग से लेखा लिखा जा रहा हो या उनका वित्तीय पत्रक बनता हो, धन ऋण पत्रक बनता हो, तो वहां पे छन के आ जाएगा कि 1000 रुपए की कमी या अधिकता हो गई है। दूसरा, किसी का व्यक्तिगत दावा हो। क्लियर है। वित्तीय संहिता भाग 1 के परिशिष्ट 3(ब) के अनुरूप किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत दावा हो, पेंशन, भत्ता आदि, अवकाश वेतन आदि में, तो इसे भी लेखांकित करना है, इसे भी समायोजित करना आवश्यक है। इसका दूसरा सिद्धांत देखिए। ऐसे मामले में जहां लेन देन की राशि 1000 रुपए से ऊपर हो तथा उसकी मौद्रिक सीमा
कुछ भी हो जिस विभाग को प्रदाय किया जाता है उसे विभाग द्वारा धनादेश बैंक ड्राफ्ट से समव्यवहार की व्यवस्था की जाएगी। ऐसे मामलों में राज्य सरकार में परस्पर तथा केंद्र सरकार विभाग के लिए प्रदाय सेवा के विषय में प्रक्रिया इस तरह होगी। अगर कहीं पे 1000 रुपए से ऊपर की सीमा हो तो क्या होगा, तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के लिए अलग अलग प्रक्रिया रहेंगी। उनको देखते हैं। राज्य सरकार एवं परस्पर शासन संबंधित विभाग जिसे की प्रदाय सेवा प्राप्त होती है, उक्त प्रदाय सेवा के विषय में कोषालय में प्रदाय सेवा के व्यय का स्वीकृत विजक संबंधित विभाग के अधिकारी के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट की मांग हेतु पेश करेगा तथा बैंक ड्राफ्ट संबंधित विभाग को उसके प्रदाय सेवा प्राप्त की गई है प्रेषित करेगा। संबंधित विभाग द्वारा उसका नकदीकरण किए जाने एवं उस विभाग में उचित शीर्ष में राशि निक्षेपित किए जाने के लिए कोषालय भेजेगा। अगर 1000 रुपए से अधिक राज्य शासन के किसी विभाग से उचनती हुई है तो इसका सामान्य अर्थ यही है कि उससे संबंधित ड्राफ्ट बनाएगा और उस विभाग के मुख्य शीर्ष में रखेगा और कोषालय को उसकी जानकारी देगा ताकि लेखा शीर्ष को उचित किया जा सके। अगर किसी विभाग से 1000 रुपए से अधिक का उचनती हो जाता है तो उसका लेखा है कि भाई 1000 रुपए से अधिक गायब हुआ है, उसको समायोजित करना है। तो जब भी कभी ऐसा होता है तो उतने ही राशि का ड्राफ्ट बना करके पर्टिकुलर उसी मुख्य शीर्ष में समायोजित किया जाएगा तथा कोषालय को सूचित किया जाएगा जिससे कि कोषालय उस शीर्ष का सुधार करे। दूसरा, राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के विभागों के बीच अगर ऐसा होता है जैसे कि सिविल विभाग के अलावा सुरक्षा, रेलवे, डाक तार विभाग आदि में समाहित होता है, तब क्या होगा, तब केंद्र सरकार का विभाग जिससे प्रदाय सेवा प्राप्त की है स्वीकृत बीजक के साथ एक देयक अपने संबंधित लेखा अधिकारी को पेश करेगा। लेखा अधिकारी उक्त दावे के भुगतान में प्रदाय सेवा देने वाले प्राधिकारी के पक्ष में धनादेश या बैंक ड्राफ्ट देगा। अगर ऐसा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पक्ष में हुआ है तो यहाँ पे भी जो पैसा एक्स्ट्रा रहेगा वो संबंधित लेखाधिकारी उतने का बैंक ड्राफ्ट बना करके देगा और समायोजित किया जाएगा। इसके विपरीत मामले में केंद्रीय सरकार के विभाग द्वारा प्रदाय सेवा किए जाने पर प्राप्त धनादेश बैंक ड्राफ्ट वह विभाग अपने लेखा अधिकारी को नकदीकरण एवं उचित लेखा शीर्ष में जमा करने के लिए प्रेषित करेगा। यदि विभागीय प्राधिकारी का किसी बैंक की शाखा के साथ लेखा हो तो धनादेश बैंक ड्राफ्ट उसके द्वारा चालान के साथ सरकारी लेखा के उचित लेखा शीर्ष में जमा करने के लिए प्रेषित किया जाएगा। क्लियर है। जो दूसरा नियम है कि अगर 1000 रुपए से अधिक होगा तो क्या होगा, 1000 रुपए से अधिक होगा तो दो केस जनरेट हो सकते हैं। जब राज्य सरकार आपस में ऐसा हो गया हो या दूसरा राज्य सरकार और केंद्र सरकार का हो गया हो। राज्य सरकार आपस में हो गया है तो इस पर कोई दिक्कत नहीं है। संबंधित जिस सरकार का भी हुआ है, जिस विभाग का भी हुआ है, वो उतने से जितने भी पैसे का इधर उधर हुआ है उतने संबंधित का बैंक ड्राफ्ट बनाएगा और समायोजित करने के लिए उसी शीर्ष में बैंक ड्राफ्ट बनाएगा और उसी शीर्ष के नाम पे समायोजित कराएगा और कोषालय को सूचना देगा। लेकिन जब राज्य सरकार और केंद्र सरकार के मध्य हो तो एक पर्टिकुलर केंद्र सरकार के उस अधिकारी के नाम पे उतने का बैंक ड्राफ्ट बनाया जाएगा और उचित लेखा शीर्ष में जमा करने के लिए प्रेषित किया जाएगा। यदि विभागीय प्राधिकारी किसी बैंक की शाखा के साथ अगर उसका किसी बैंक के साथ लिंक अप हो तो डायरेक्ट बैंक में ही चालान जमा करके उसी लेखा शीर्ष में जहां से कि ये पैसा समायोजित नहीं है वहां पे जमा करा देगा। क्लियर है। तीसरा यह है, इसी सिद्धांत में तीसरा है, यह निर्देश उन भुगतानों के संबंध में प्रयोज्य नहीं होंगे जो उन प्रदायों के विषय में होंगे जिनका प्रदाय संचालक प्रतिपूर्ति एवं निर्वर्तन के माध्यम से पूर्ति एवं पुनर्स्थापन मंत्रालय के पूर्ति विभाग द्वारा प्रतिबंधित किया गया हो, अथवा ऐसे मामले में प्रयोज्य नहीं होंगे जहां भुगतान चिकित्सा भंडार डिपो से विभिन्न सरकार विभाग में दिए गए प्रदाय से संबंधित है। तीसरा सामान्य सा अर्थ यही समझिए कि ऐसे कुछ विभाग हैं जहां पे इन्हें समायोजित किया जाना आवश्यक नहीं है, तो जो विभाग इन पैसों के समायोजन से छूट प्राप्त हैं तो वहां पे इन्हें समायोजित करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है। प्रदायों के विषय में होंगे जिनका प्रदाय संचालक पूर्ति एवं निर्वर्तन के माध्यम से पूर्ति एवं पुनर्स्थापन मंत्रालय के पूर्ति विभाग द्वारा प्रतिबंधित किया गया हो। अगर पहले से ही प्रबंधित किया गया, पहले से ही ऐसा हो कि प्रबंध है कि भाई वो जब भी उच्चंत होता है समायोजित किया जाएगा, अथवा ऐसे मामले में भी प्रयोज्य नहीं होंगे जहां की भुगतान चिकित्सा भंडार डिपो से विभिन्न सरकारी विभाग को दिए गए प्रदाय से संबंधित है। सामान्य सा अर्थ समझे कि जहां पे भी सरकार ने ऐसा नियम बना रखा है कि इनके समायोजन को
इस राशि के समायोजन को किया जाना आवश्यक नहीं है तो उसे किया जाना आवश्यक नहीं होगा। क्लियर है? तो ये 3 सिद्धांत नियम 334 के लिए 3 सिद्धांत। पहला यह था कि 1000 से कम होगा तो करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसमें भी 2 अपवादें हैं कि जिस विभाग का अपना धन ऋण पत्रक बनता हो उन्हें करने की आवश्यकता है तथा व्यक्तिगत दावों को करने की आवश्यकता है। दूसरा यह था कि अगर 1000 से अधिक हो तो 2 केस बन सकते हैं, 2 राज्यों के मध्य और केंद्र राज्यों के मध्य। और तीसरा यह है कि अगर किसी विभाग में मंत्रालय के द्वारा ही प्रबंधित कर दिया गया है कि उन्हें समायोजित किया जाने की आवश्यकता नहीं है तो उन्हें समायोजन करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? अब देखिए 335, पिछले संव्यवहारों के पुनः परीक्षण हेतु जहां वर्गीकरण की भूलें हो गई हों, केंद्र सरकार, अन्य राज्य एवं छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा 3 वर्ष की अवधि स्वीकृत की गई है। ये इंपॉर्टेंट है कि 3 वर्ष की स्वीकृति के अंतर्गत समायोजन कर लेना है। क्लियर है? उक्त कालावधि को एक कठोर लेखा नियम न मानकर एक परंपरा मानी जाए। अब ऐसा नहीं है कि 3 वर्ष के अंतर्गत समायोजित नहीं हुआ तो लैप्स हो गया। अगर 3 वर्ष तक समायोजित नहीं हुआ है तो भी आगे समायोजित कराने की बात की जाएगी। ये कोई कठोरता से पालन किया जाने वाला नियम नहीं है कि 3 साल मतलब 3 साल, लेकिन हाँ व्यवहार में कोशिश करना है कि 3 साल के अंतर्गत ही वो समायोजित कर लिया जाए। 336, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 258 के अंतर्गत राज्य सरकार को सौंपे गए प्रशासनिक कार्यों के कारण भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को भुगतान की जाने वाली राशि को भारत सरकार की ओर से अंशदान तथा केंद्र सरकार की ओर से राज्य के राजस्व में जमा की गई राशि को अनुदान समझा जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 358(1) के अंतर्गत सौंपे गए प्रशासनिक कार्यों पर राज्य सरकार द्वारा किए गए व्यय को राज्य बजट में सीधा समाहित किया जाएगा। सामान्य सा अर्थ समझिए कि जो भी केंद्रीय एम्प्लॉय IAS IPS आपके यहाँ काम कर रहे हैं उनको जो भी पैसे देने हैं, सैलरी, पेंशन, वेतन जो भी देने हैं वो डायरेक्ट राज्य सरकार के बजट पे भारित होंगे, बजट से ही दिए जाएंगे। क्लियर है? यह उपबंध राष्ट्रीय राजपथ पर किए गए व्यय पर प्रयोज्य नहीं होगा। इसमें भी राष्ट्रीय राजपथ या राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कोई विभाग है तो वहां पे ये लागू नहीं होगा। क्लियर है? 336 नियम है कि 15 अप्रैल के पश्चात जिस दिनांक को बैंक का मार्च माह का लेखा बंद किया जाता है कोई अंतर सरकारी समायोजन नहीं किए जाएंगे। अतएव यथा संभव भारत सरकार तथा अन्य राज्य सरकार के बीच समव्यवहारों का समायोजन वर्ष का लेखा बंद होने के पूर्व किए जाने का हर संभव प्रयत्न किया जाना चाहिए। पहले तो 3 साल तक समायोजित कर लेना है और कठोरता से नियम पालन नहीं किया जाएगा, मतलब आगे भी अगर किसी का लेट हो गया तो भी कर लेना है। लेकिन नियम 337 में बता रहा है कि चूंकि 15 अप्रैल के बाद उस वित्तीय वर्ष का लेखा क्लोज कर दिया जाता है, इसलिए उसी वित्तीय वर्ष में समायोजित कर लिया जाए, ऐसा कोशिश किया जाए। क्लोज होने के बाद समायोजित करने के पीछे न दौड़ा जाए। क्लियर है? मतलब नियम 337 है कि 15 अप्रैल को वित्तीय लेखा चूंकि बंद हो जाता है, इसलिए जब भी आपको समायोजित करना है कोशिश करना है कि उसी फाइनेंशियल ईयर में 15 अप्रैल से पहले आप समायोजित कर लें। अगला प्रश्न है कि व्यय की वसूलियां कितने प्रकार की होती हैं? शासकीय लेखाओं में इस प्रकार की वसूलियां किस प्रकार दर्शाई जाती हैं? संक्षेप में लिखिए। क्लियर है? तो यह भी वित्तीय संहिता भाग 1 अध्याय 15 शासकीय लेखा के खंड 9 शासकीय लेखा में व्यय की वसूलियों को दिखाया जाना में उल्लेखित है। व्यय की वसूलियों को दिखाया जाना में उल्लेखित है। इसके अनुसार हम लोग व्यय की वसूलियों को निम्न प्रकार से दिखा सकते हैं या वसूली करा सकते हैं। देखिए, नियम 350 से लेकर के 358 तक यह उल्लेखित है। 350 देखते हैं। इस खंड में निर्दिष्ट नियम महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा लेखा के वर्गीकरण के विषय में आदेश तथा राज्य सरकार जिन्हें पालन हेतु प्रतिबद्ध है उल्लेखित है। 351 है कि वसूली से अभिप्राय उस राशि से है जो एक विभाग ने शुरू में उसे व्यय किया अथवा अपने लेखा में समायोजित किया और अब उसको दूसरे विभाग, कोई बाहरी संस्था अथवा व्यक्ति द्वारा चुकता किया जा रहा हो। क्लियर है? एक्स्ट्रा धन दे दिया। सामान्य सा अर्थ वसूली का अर्थ है कि आप किसी को ज्यादा धन राशि दे चुके हैं, अब उस गलती से दे चुके हैं उसको वापस लेना है। क्लियर है? वसूली किया जाना है। तो ये कितने प्रकार से हो सकती है? अशासकीय व्यक्ति अथवा भारत के बाहर की संस्थाओं और शासन से वसूलियां। दूसरा, एक शासन द्वारा एक दूसरे से वसूलियां। तीसरा, उसी शासन के एक विभाग द्वारा दूसरे विभाग से वसूली।
चौथा पूंजी लेखा पर प्राप्ति एवं वसूली, और पांचवा संशय एवं विवादों के 4 प्रकार के वसूलियां हो सकती है। पहला, अशासकीय व्यक्ति अथवा भारत से बाहर की संस्थाओं और शासन से वसूलियां। दूसरा, एक शासन द्वारा एक दूसरे से वसूलियां। तथा तीसरा, उसी शासन के एक विभाग द्वारा दूसरे विभाग से वसूलियां। और चौथा, पूंजी लेखा पर प्राप्ति एवं वसूली। देखते हैं, देखिए। पहला, अशासकीय व्यक्तियों अथवा भारत से बाहर की संस्थाओं और शासन से वसूलियां। ये नियम 352 के अंतर्गत उल्लेखित है। गैर सरकारी व्यक्तियों, भारत से बाहर स्थित संस्थाओं अथवा सरकार से वसूली साधारणतः राजस्व मानी जाएगी। इसे व्यय से नहीं घटाया जाना चाहिए, परंतु इसमें भी कुछ अपवाद है। पहला यह है कि काम जब प्रगति पर हो और स्टॉक के लेन देन तथा अन्य उच्चंत खातों के व्यय की वसूलियां की जाएं, जैसे पदार्थ, प्लांट इत्यादि के विक्रय से सभी अनुमानित प्राप्तियां, ढांचे से प्राप्ति हुई तकनीकी अनुमान से हस्तक्षेप करेगी, जबकि स्टॉक तथा उच्चंत के अंतर्गत प्राप्तियां इसके स्वरूप के अनुसार मुख्य शीर्ष के अंतर्गत अभिलेखित व्यय से पूरी तरह अविभाज्य है। इन दोनों कोटि के अंतर्गत आने वाली वसूलियां इसलिए सकल व्यय की कमी के समरूप मानी जानी चाहिए। क्लियर है? यहाँ पे ऐसा है कि उसे सामान्यतः गैर सरकारी या भारत से बाहर कोई भी होगी तो उसे इस वसूली को साधारणतः राजस्व मानी जाएगी। क्लियर है? ऐसा माना जाए कि ये पैसा आया है, इसको खर्च करना है, राजस्व माना जाएगा, पूंजी नहीं माना जाएगा। क्लियर है? और इसे व्यय से नहीं घटाया जाएगा, आय माना जाएगा। क्लियर है? क्योंकि ये वसूली हुई। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो काम प्रगति पे चल रहे हो, जो कि पूर्णतः क्लियर नहीं हो और वहां पे वसूली किया गया हो, तब इन्हें स्टॉक तथा उच्चंत में वर्गीकृत करना होगा, या फिर जो उनका मुख्य शीर्ष होगा उसके रूप में अभिलेखित व्यय के रूप में पूरी तरह अविभाज्य है। इन दोनों कोटि के अंतर्गत, मतलब सामान्य स्टॉक तथा उच्चंत के अंतर्गत उसे वर्गीकृत करके लिखना होगा। क्लियर है? और ये राजस्व के अंतर्गत ही लिखा जाएगा। दूसरा है एक शासन द्वारा एक दूसरे से वसूलियां। ये 353 में है। अन्य सरकारों से प्रदाय अथवा संबंधित की गई वसूली को राज्य सरकार के प्राप्ति समझा जाएगा। क्लियर है? कोई अन्य सरकार से अगर कोई वसूली की जा रही है, जैसे छत्तीसगढ़ सरकार आंध्र प्रदेश या उड़ीसा को बिजली दे रही है और उसके तहत कुछ बकाया थे जिनकी वसूली की जा रही है, तो इसे राज्य सरकार की प्राप्ति या आय समझा जाएगा। क्लियर है? तीसरा है उसी शासन के एक विभाग द्वारा दूसरे विभाग से वसूलियां। उसी सरकार के विभिन्न विभागों के बीच केवल ऐसी वसूलियों के सिवाय जो कि वाणिज्य विभाग द्वारा की जाती हैं तथा जिसे उस विभाग की प्राप्ति समझा जाता है, अन्य वसूलियों को कुल व्यय से घटाया जाएगा। इसका अर्थ इस प्रकार हम निकाल सकते हैं कि वाणिज्य विभाग जो वसूल रहा है, वाणिज्य विभाग जैसे डाक तार या फिर टैक्स विभाग, जो भी किसी विभाग से वसूल रहा है वो टैक्स रिवेन्यू के रूप में आ रहा है, तो उसे इस रूप से उस विभाग की वसूली नहीं मानेंगे। जैसे क्या है, देखिए, उसी सरकार के विभिन्न विभागों के बीच केवल ऐसी वसूलियों के सिवाय जो कि वाणिज्य विभाग द्वारा की जाती है तथा जिसे उस विभाग की प्राप्ति समझा जाता है, अन्य वसूलियों को कुल व्यय से घटाया जाएगा। जो भी उनका व्यय रहेगा उससे घटाया जाएगा। क्लियर है? जबकि वाणिज्य विभाग जब वसूलती है तो वाणिज्य विभाग की प्राप्ति होता है, वो आय होता है। क्लियर है? लेकिन अगर कोई अन्य विभाग वसूल रहा है तो उसके व्यय से घटाया जाएगा। क्लियर है? इसमें उदाहरण के लिए ले सकते हैं कि डाक एवं तार विभाग के विषय में जब डाक अथवा दूरभाष के विषय में की गई सेवा की राशि वसूल की जाती है तो उसे उस विभाग की प्राप्ति समझा जाएगा। डाक तार विभाग का प्राप्ति है। लेकिन जहां कोई वाणिज्य विभाग किसी उसी विभाग के प्रतिनिधि के रूप में उस विभाग के अपेक्षित प्रयोजनों से असंबद्ध किसी कार्य का संपादन करता है तो उस राशि को उस विभाग के व्यय में कटौती माना जाएगा। क्लियर है? इसी में टिप्पणी 2 है, यदि किसी अन्य विभाग से वसूली जिस वर्ष में की गई है उस वर्ष में नहीं की जाती है, जिसमें वसूली की गई है उसमें अन्य विभाग द्वारा वसूली नहीं की जाती है, तो उस वसूली को जब तक बजट अनुमान में किए गए व्यय से घटाने का उपबंध न हो तो उस विभाग की प्राप्ति समझा जाएगा। क्लियर है? तथा चौथा है पूंजी लेखा पर प्राप्ति एवं वसूली। नियम 355 में परिभाषित है कि जब तक इस अध्याय में अथवा उसमें दिए गए निर्देशों में अन्यथा प्रावधानित न हो, पूंजी लेखा पर प्राप्ति एवं वसूली यदि वह राशि हो तो पूंजी मुख्य शीर्ष में विकलित व्यय की वसूली है तो वे केवल उन मामलों के सिवाय जहां किसी विशेष विभाग को प्रयोजन नियम के अनुसार यदि ऐसी प्राप्ति
राजस्व में नहीं ली जानी चाहिए तो संबद्ध मुख्य शीर्ष के अधीन व्यय से घटाई जाती है। सामान्य सा है कि अगर पूंजी लेखा से संबंधित कोई प्राप्ति या वसूली होती है तो उसे पूंजीगत व्यय या पूंजीगत प्राप्ति में ही वर्गीकृत करना है। राजस्व व्यय या राजस्व प्राप्ति में वर्गीकृत नहीं करना है जब तक कोई विशेष आदेश प्राप्त न हो। क्लियर है? तथा उसी पूंजीगत व्यय या पूंजीगत प्राप्ति पूंजीगत व्यय या पूंजीगत प्राप्ति के मुख्य शीर्ष में भी घटाया या जोड़ा जाएगा, क्योंकि ये पूंजीगत प्राप्तियां या वसूली। क्लियर है? तो यहाँ पे इस प्रकार से चार प्रकार की वसूलियां होती हैं। अगला प्रश्न है कि लोक निर्माण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन निर्माण कार्यों पर व्यय का वर्गीकरण लेखाओं में किन सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है। इसी के साथ एक और प्रश्न साथ है, दोनों एक ही जगह के हैं, कि सरकारी भवनों पर नगर पालिका के स्थानीय और अन्य करों का लेखाओं में समायोजन किस प्रकार किया जाता है। क्लियर है? तो ये भी लाइन से दिए गए हैं और ये है खंड 3 का पार्ट है। ये है खंड 3 का पार्ट, मतलब छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता अध्याय 15, छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग 1 अध्याय 15 शासकीय लेखा के खंड 2 में ही है नियम 311 और नियम 312। क्लियर है? नियम 311 और नियम 312 के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग और स्थानीय स्वशासन से संबंधित दिया गया है। तो पहले देखते हैं 311 लोक निर्माण विभाग। ऐसे लोक निर्माण कार्यों का व्यय जो लोक निर्माण विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण में हो अधोलिखित सिद्धांत के अनुसार लेखा में वर्गीकृत किए जाएंगे। 5 सिद्धांत दिए गए हैं। क्लियर है? पहला सिद्धांत है कि प्रशासकीय कार्यालय के प्रयोजन हेतु निर्मित सरकारी निवासस्थल भवनों के निर्माण का व्यय कार्यालयीन प्रयोजन से निर्मित भवन जैसे कि पाठशालाएं, विद्यालय, चिकित्सालय इत्यादि से भिन्न होगा एवं मुख्य शीर्ष हमेशा क्या होगा 2059 लोक निर्माण। एक किसके लिए रहेगा? तो ये आय के लिए रहेगा और व्यय के लिए हमेशा रहेगा 4059 लोक निर्माण पूंजीगत व्यय। जैसा भी स्थिति हो विकलनीय होगा। क्लियर है? जब भी कोई भवन निर्माण होगा, चाहे वो चिकित्सालय का होगा, पाठशाला का होगा, विद्यालय का होगा, तो चिकित्सालय, पाठशाला या विद्यालय के हेड में नहीं जाएंगे, मुख्य शीर्ष में नहीं जाएंगे। हमेशा मुख्य शीर्ष क्या रहेगा 2059 लोक निर्माण, ये प्राप्ति मुख्य शीर्ष होगा और 4059 लोक निर्माण ये विकलनीय व्यय का मुख्य शीर्ष होगा। दूसरा सिद्धांत है शुद्ध रूप से कार्यालय उद्देश्य हेतु निर्मित भवन जैसे कि पाठशाला, विद्यालय, चिकित्सालय आदि के निर्माण पर किया गया व्यय कार्यालय कार्यों से संबंधित मुख्य शीर्ष अर्थात जैसे शिक्षा है तो 2202 प्राप्ति शीर्ष हो जाएगा, वैसे ही व्यय शीर्ष हो जाएगा 4202। कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत व्यय 2080, चिकित्सा 4210, चिकित्सा एवं पूंजीगत व्यय इत्यादि जैसी भी स्थिति हो, जैसा भी विभाग का मुख्य शीर्ष हो उसके अनुसार कार्यालय पे व्यय का मुख्य शीर्ष डिसाइड होगा। क्लियर है? तीसरा यह है कि समस्त सरकारी गैर आवासीय भवनों के संधारण एवं मरम्मत का व्यय चाहे प्रशासकीय कार्यालय अथवा क्रियाशील प्रयोजन के लिए हो मुख्य शीर्ष हमेशा 2059 लोक निर्माण प्राप्ति शीर्ष होगा। भवन जो केवल सामान्य सेवाओं के अधीन कार्यों से संबंधित है को लेखांकित किया जाएगा। क्लियर है? अगर समस्त सरकारी गैर आवासीय भवन होंगे जो कि समस्त सरकारी होंगे तो उनके लिए एक ही, अगर वो कॉमन रूप से बन रहे हैं ना, मतलब विभागीय नहीं है, कॉमन रूप से प्रशासकीय कार्यालय अथवा क्रियान्वित प्रयोजन के लिए कंपोजिट बिल्डिंग टाइप का कोई बन रहा हो तो हमेशा किससे बनेगा 2059 से प्राप्ति शीर्ष रहेगा और 4059 व्यय का शीर्ष होगा। चौथा, सरकारी आवासीय भवनों पर किया गया व्यय। अब सरकारी आवासीय भवन है तो जिस विभाग का होगा उसका व्यय होगा। देखते हैं, सरकारी आवासीय भवनों पर किया गया व्यय सामाजिक एवं सांप्रदायिक सेवा वर्ग के आय एवं पूंजी खाते के मुख्य शीर्ष 2016 आवास तथा 4216 आवासों पर पूंजीगत खाते विकलनीय होंगे। यह है सामान्य आवास है, पर्टिकुलर विभाग का नहीं है। सरकारी आवास जो प्रशासनिक विभाग का आवास है ये सामान्य आवास है, पर्टिकुलर विभाग का आवास नहीं है। क्लियर है? इनका हमेशा 2016 और 4216 होंगे। पथ एवं पुलों पर पांचवा सिद्धांत है कि पथ एवं पुलों पर अनुगत व्यय जो कि संचार सेवा की तरह होगा। आर्थिक सेवाएं वर्ग के उपवर्ग परिवहन एवं संचार के आय पर पूंजी खाते के मुख्य शीर्ष
3054 पथ एवं उपवर्ग, परिवहन एवं संचार के आय एवं पूंजी खाते के मुख्य शीर्ष 3054 पथ एवं पुल तथा 5054 पथ एवं पुल पर पूंजीगत व्यय से विकलनीय होंगे। इस प्रकार से 5 सिद्धांत रहेंगे लोक निर्माण विभाग के व्यय के संबंध में। जैसा कि लोक निर्माण विभाग के व्यय के संबंध में वर्गीकरण था वो 310 में था, नियम 310। वैसे ही सरकारी भवनों पर नगर पालिकाओं के कर एवं उपकर निम्न रूप से विकलनीय होंगे, यह 318। क्लियर है। 318 में वो सामान्य सिद्धांत है जिसके द्वारा नगर पालिका के कर और उपकर देखेंगे। पहला यह है कि सामान्यतः निवास स्तर भवनों पर जो कि प्रशासकीय उपबंधों जैसे कि पाठशाला एवं विद्यालय, चिकित्सालय हेतु प्रयोग में लाए जाते हैं, यदि इन उद्देश्यों से संबंधित विभाग द्वारा भुगतान किए जाएं तो वह संबंधित उस प्रशासन के उपशीर्ष या लघु शीर्ष के अंतर्गत विस्तृत शीर्ष तक कर शुल्क एवं उपकर में विकलनीय होंगे। लेकिन जहां संपूर्ण अथवा अंशतः भुगतान लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाएगा, जो भवन के प्रशासनिक नियंत्रण में रहता है, किया जाए तो भुगतान संबंधित भवन के परीक्षण अनुमान के नियम 313(3) के अनुरूप शीर्ष 2059 के अंतर्गत होंगे। पहला कहने का अर्थ है कि अगर कोई नगर निगम नगर पालिका क्षेत्र में है और अगर विभाग ने कार्यालय के लिए पैसा दिया है तब तो विभाग के मुख्य शीर्ष में उसे लिखा जाना चाहिए। लेकिन अगर विभाग नहीं देता है, राज्य की पीडब्ल्यूडी विभाग के साथ संयुक्त रूप से बनता है, तो हमेशा पीडब्ल्यूडी के ही मुख्य शीर्ष 2059 और 4059 के द्वारा आय और व्यय का लेखांकन किया जाएगा। दूसरा नियम है कि सुरक्षा विभाग के सिवाय दूसरे विभागों द्वारा निवासरत भवन पर कर आदि सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किसी विभाग द्वारा, लेकिन आवासित विभाग द्वारा नहीं, तो शीर्ष 070 अन्य प्रशासनिक सेवा एवं अन्य व्यय में विकलनीय होगा। क्लियर है। सुरक्षा विभाग के सिवाय अगर कोई पुलिस विभाग या सुरक्षा विभाग के अलावे असैनिक विभाग हो के आवासीय निवासरत भवन पर अगर टैक्स लिया जाएगा, कर लिया जाएगा, तो सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किसी विभाग द्वारा, लेकिन आवासित विभाग द्वारा नहीं, तो शीर्ष 070 प्रशासनिक सेवा एवं अन्य व्यय में विकलनीय होगा। क्लियर है। 070 में स है तीसरा सिद्धांत है आवासीय भवनों पर यदि सरकार द्वारा कर का भुगतान किया जाता है तो एवं यदि सरकार ने यह निश्चय किया है कि उसे विभाग के परिरक्षण अनुमान में विकलित किया जाए, तो उक्त व्यय शीर्ष को 2216 सरकारी आवास भवन अनुरक्षण में मरम्मत अथवा 2059 लोक कार्य में विकलनीय किया जाएगा। सामान्यतः 2216 में विकलनीय किया जाता है। क्लियर है। टिप्पणी, ऐसे मामलों में पूर्णतः अथवा अंशतः कर स्थानीय नियम अथवा प्रथा के अनुरूप सामान्यतः किराएदार द्वारा दिया जाना आवश्यक है, लेकिन शासन द्वारा भुगतान किया जाता है तो ऐसी व्यय को उस विभाग के आकस्मिक व्यय का अंश माना जाएगा। इसका है मतलब चौथा नियम है कि आवासीय एवं निवासरत दोनों प्रकार के भवन जिन पर सुरक्षा विभाग का स्वामित्व है, क्लियर है, सैनिक हैं और वे सुरक्षा विभाग के आवास में हैं, तो उन्हें टैक्स के भुगतान का व्यय सुरक्षा सेवा अनुमान में विकलनीय होगा। मतलब चूंकि हम पूरे नियम असैनिक लेखा पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर कोई सैनिक लेखा से संबंधित आवास है तो उनके लिए हमारा सैनिक लेखा का मुख्य शीर्ष मान्य नहीं होगा। सैनिक लेखा से संबंधित जो भी मुख्य शीर्ष होंगे उनका पूरा भुगतान उन्हीं में किया जाएगा। क्लियर है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के सेवा और वाणिज्य विभागों में क्या अंतर है। अंतर विभागीय भुगतान के समायोजन संबंधित निर्देशों का वर्णन कीजिए। तो ये भी है छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग 1 अध्याय 15 शासकीय लेखा के खंड 7 अन्य विभागों आदि के साथ समायोजन में इसका उल्लेख किया गया है कि अंतर विभागीय समायोजन किस प्रकार से किया जाना है। लेकिन इससे पहले एक साधारण सा प्रश्न है कि सेवा विभाग और वाणिज्य विभाग में क्या अंतर है। सामान्यतः देखिए, सेवा विभाग जो सेवा से संबंधित है, क्लियर है, इसमें कर्तव्य निभाने के लिए स्थापित किए जाते हैं। ये शासन के विभाज्य अंग हैं, जैसे कि राजस्व विभाग, न्याय विभाग, जेल विभाग, रक्षा विभाग, ये सभी सेवा विभाग है जो कि देश की रक्षा के लिए, देश की सेवा के लिए तत्पर है। क्लियर है। इसके बाद देखते हैं वाणिज्य विभाग। ये विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया गया विभाग है। क्लियर है। ये मुख्यतः
कुछ विशेष प्रकार की सेवाओं या पूर्तियों की व्यवस्था करने के लिए स्थापित किए जाते हैं। ये विभाग अपनी सेवाओं या वस्तुओं की पूर्ति के बदले में मूल्य लेते हैं। इनके द्वारा किए गए कार्य आवश्यक रूप से शासकीय ही हो, आवश्यक नहीं है। इनका लेखा भी वाणिज्यिक सिद्धांतों पर रखा जाता है। जैसे भारतीय रेलवे, शासकीय दुग्ध संघ, इस प्रकार से कोई संघ है तो ये वाणिज्य विभाग के अंतर्गत रखा जाता है। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं इनका अंतर विभागीय समायोजन। तो छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग 1 अध्याय 15 के खंड 7 में है अंतर विभागीय समायोजन। नियम है 339। नियम लिखना बहुत आवश्यक है एग्जाम में। नियम 339 है। क्लियर है? अंतर विभागीय समायोजन अधोलिखित प्रकार से किए जाने चाहिए। क्लियर है? इसमें 4 प्रकार बताए गए हैं, तो उनको देखते हैं। पहला, वाणिज्यिक विभागों एवं संस्थानों को जो प्रदाय सेवा की जाती है उनके देयकों का भुगतान यदि वे धनादेश आहरण के लिए प्राधिकृत हैं तो धनादेश के द्वारा करना चाहिए। उनके विरुद्ध प्रदाय अथवा सेवा के लिए वाणिज्यिक विभागों एवं संस्थानों को देय राशि का भुगतान बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए। सामान्य सा सिद्धांत यही है कि वाणिज्यिक और सेवा आपस में अगर कार्य किए हों तो उनका जब भी भुगतान करना हो या तो धन के द्वारा कर सकते हैं या बैंक ड्राफ्ट के द्वारा कर सकते हैं, लेकिन भुगतान के द्वारा समायोजन करना चाहिए। जैसे वाणिज्यिक विभाग मतलब कोई हमारा राज्य सरकार का एम्प्लॉय है, सेवक है, जो कि किसी वाणिज्यिक विभाग के अंतर्गत अटैच होकर कार्य करे। जैसे हम वित्त विभाग का कोई अधिकारी चला जाता है सेल टैक्स राज्य कर आयुक्त के कार्यालय में, राज्य कर आयुक्त के कार्यालय में या वाणिज्य कर कार्यालय में चला जाता है, तो वहां पे जब वो जाता है तो उसको जो भी भुगतान मिलेगा धनादेश या तो धनादेश के रूप में मिलेगा या बैंक ड्राफ्ट के रूप में मिलेगा, इस प्रकार से दे करके समायोजित करना है। ब जिस वाणिज्यिक विभाग एवं संस्थानों को धनादेश या आहरण का अधिकार नहीं है उन्हें देयकों का भुगतान बैंक ड्राफ्ट द्वारा ही किया जाना चाहिए। जिनको डीडीओ पावर है ठीक है, जिनको डीडीओ पावर नहीं है तो उनको अनुदान के रूप में या एकमुश्त राशि के रूप में संस्था संचालन के लिए पैसा प्राप्त होंगे तो उनको ड्राफ्ट के द्वारा भुगतान किया जाना है। ऐसे मामलों के सिवाय जहां किसी अधिनियम के अधीन कोई देय नहीं है, किसी सरकार के 2 विभागों के मध्य समव्यवहार के मामलों में जहां निर्माण, उत्पादन अथवा प्रदाय निहित नहीं है, कोई मौखिक अथवा लेखा व्यवस्थापन नहीं होगा। जिन मामलों में कोई कर देय है उनका नगद अथवा बैंक ड्राफ्ट द्वारा भुगतान किया जाना चाहिए। होता ही है कि जैसे कोई 2 विभाग आपस में कोई पैसे का ट्रांसफर कर रहे हैं तो उन्हें डायरेक्ट पैसे का समायोजन कर दिया जाता है, हेड ट्रांसफर कर दिया जाता है। जैसे कोई बटालियन है, बटालियन के सामने रोड बनाना है और पैसा आया हुआ है और बटालियन उसे लोक निर्माण विभाग के द्वारा बनाना चाह रही है, तो बटालियन के जो पास आए हुए पूरे बजट जो हेड में पैसे रहेंगे उन्हें निकालने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ हेड ट्रांसफर के द्वारा वो उस पैसे को लोक निर्माण विभाग के हेड में ट्रांसफर कर देगा, जिससे कि लोक निर्माण विभाग उसको निकाल करके उस कार्य को करेगा। क्लियर है? तो ऐसे मामले के सिवाय जहां किसी अधिनियम के अधीन कोई देय नहीं है, कोई कर देय नहीं है, हाँ अगर इनके बीच में कोई टैक्स आएगा तो टैक्स का भुगतान नगद या बैंक ड्राफ्ट के द्वारा किया जाएगा, ये भी एक शर्त रहेगा। क्लियर है? किसी सरकार की 2 सेवा विभागों में यदि निर्माण, उत्पादन, प्रदाय अथवा सुधार आदि का कार्य होता है अथवा वर्तमान नियमों के अधीन समायोजन अपेक्षित है तो जहां सेवा अथवा प्रदाय का मूल्य 250 रुपए अथवा उससे कम है वो कोई समायोजन की अपेक्षा नहीं है। क्लियर है? अगर 250 से कम राशि है तो यहाँ समायोजित करने की बहुत आवश्यकता नहीं है। 250 की सीमा के ऊपर की राशि के विषय में समायोजन का वर्तमान नियम प्रयोज्य होगा, लेकिन समायोजन महालेखाकार के माध्यम से पुस्तक अंतरण के द्वारा न करके नगद व्यवस्था द्वारा निम्न प्रकार से किया जाएगा। क्लियर है? पुस्तक अंतरण का अर्थ हेड ट्रांसफर या शीर्ष ट्रांसफर से है, तो महालेखाकार का शीर्ष ट्रांसफर नहीं करके नगद व्यवस्था के द्वारा किया जाएगा। पहला, जैसे ही प्रदाय किया जाता है, प्रदाय करने वाला प्राधिकारी जिस प्राधिकारी को प्रदाय किया गया है बीजक लेखा शीर्ष बताया जाए जिससे राशि जमा की जाएगी भेजेगा। बीजक की प्राप्ति के तुरंत, बीजक मतलब बिल, तुरंत बाद प्रदाय प्राप्ति करने वाला प्राधिकारी प्रदाय सत्यापित करेगा तथा उचित शीर्ष में जमा किए जाने हेतु बीजक एवं चालान 4 प्रतियों में अंतरण, जमा, प्रविष्टि द्वारा भुगतान किए जाने के लिए कोषालय में पेश करेगा। कोषालय प्राधिकारी चालान की मूल प्रति अपने पास रखेगा।
द्वितीय और तृतीय प्रति जिस प्राधिकारी को दिया गया है उसे वापस करेगा। प्रदाय किया जाने के वाला प्राधिकारी को एक प्रति एवं अपने अभिलेख में रख करके दूसरी प्रति जिस प्राधिकारी को दिया गया है उसे भेजेगा। चौथी प्रति संबद्ध प्राप्तियों के परिशिष्ट के साथ सहायक अभिलेखक की तरह संलग्न की जाकर महालेखाकार को प्रेषित करेगा, जिसे महालेखाकार उसे सत्यापित कर उचित लेखा शीर्ष एवं वसूली लेखांकित करेगा। सामान्य देखेंगे कि 4 प्रति में चालान प्राप्त होगा। 4 प्रति में जो चालान प्राप्त होगा, एक तो डायरेक्ट हितग्राही जो व्यक्ति चालान पटा रहा है, एक उनके विभाग को चला जाएगा, 2 कोषालय में जाएगा जो एक कोषालय अधिकारी अपने संरक्षण में रखेगा अपने अभिलेख के लिए, तथा एक महालेखाकार को भेज देगा। क्लियर है। दूसरा देखिए, लोक निर्माण, वन एवं अन्य विभाग जो कि धनादेश आहरण के लिए अधिकृत हैं, दायित्वों का प्रबंध धनादेश द्वारा करेंगे। क्लियर है। तीसरा है, सीमा शुल्क विभाग द्वारा केंद्र एवं राज्य सरकार के विभाग द्वारा आयात की गई सामग्री व आधारित तथा देवकों की माहवारी रिपोर्ट में, मतलब जो लेखा भेज रहे हैं हर माह मासिक लेखा रिपोर्ट में प्रविष्टि के आधार पर तथा सीमा शुल्क विभाग को सीमा शुल्क की राशि के पुस्तिका के माध्यम से विकलन की प्रथा को परित्याग दिया जाता है तथा सीमा शुल्क विभाग द्वारा आधारित एवं लगाया गया सीमा शुल्क इस प्रकार व्यवस्थित किया जाएगा। यदि माल पाने वाला राज्य सरकार के विभाग है तो यदि विभाग धनादेश के लिए अधिकृत है तो धनादेश अथवा बैंक ड्राफ्ट का शुल्क व्यवस्थित किया जाना चाहिए। क्लियर है। या तो डायरेक्ट धनादेश दिया जाना चाहिए या फिर बैंक ड्राफ्ट के द्वारा दिया जाना चाहिए। दूसरा, सीमा शुल्क के भुगतान में देरी न हो, अतः माल पाने वाला विभाग कुछ दायित्वों का 90% सीमा शुल्क अधिकारियों से देयकों के प्रविष्टि की प्राप्ति पर तथा अवशेष राशि तदुपरांत व्यवस्थित करेगा। क्लियर है। अंतर्विभागीय समायोजन में जो दूसरा था वो ये था कि 250 रुपए से कम और 250 रुपए से अधिक का स्थिति होगा तो क्या होगा। 250 रुपए से अधिक की स्थिति होगी तो पहला तो चालान के द्वारा कर सकता है। दूसरा, अगर 2 विभाग हो, लोक निर्माण एवं वन विभाग, तो स्वयं से धनादेश जारी करके कर सकते हैं। तीसरा, सीमा शुल्क विभाग द्वारा या ऐसा कोई शुल्क या कर से संबंधित विभाग हो तो उसमें देरी नहीं हो, इसलिए जल्द से जल्द उनको भुगतान किया जाना चाहिए। क्लियर है। इस प्रकार से इनके सिद्धांत हैं जिसके तहत हम लोग अंतर विभागीय समायोजन कर सकते हैं। इसी में अगला नियम है 340 कि वाणिज्यिक विभाग के पेंशन दायित्व का समायोजन कैसे करना है। वाणिज्यिक विभाग एवं संस्थान जिनके संबंध में सरकारी लेखाओं के बाहर औपचारिक लेखा रखे जाते हैं उनकी पेंशन का दायित्व महालेखाकार के सलाह से सरकार द्वारा निर्धारित दर पर सरकारी नियमित लेखा में विकलित किया जाकर निर्धारित किया जाएगा। क्लियर है। महालेखाकार के सलाह से ही, लेकिन उस राज्य के ही सरकारी लेखा से विकलित किया जाएगा। अन्य विभागों के विषय में जहां सरकारी लेखा बाहर अथवा अंतर्गत कोई नियमित वाणिज्यिक लेखा नहीं रखे जाते हैं तथा जिन्हें अपने उत्पादन एवं सेवा के लिए व्यय वसूल करने की अनुज्ञा है, पेंशन दायित्व का ऊपरी व्यय के अनुमान में एवं निर्मित की गई सामग्री का निर्गमन मूल्य निर्धारित करने में निर्माण व्यय को अथवा की गई सेवा के विषय में सेवा व्यय को ध्यान में रखा जाता है। यह परिगणना इस अभिप्राय हेतु सरकार द्वारा निर्धारित दर से की जाती है। यहाँ पे पेंशन दायित्व का समायोजन करने से है कि वो कार्य कहीं और किया है और पेंशन कहीं और। जैसे कोई वित्त विभाग का अधिकारी जो कि सेवा विभाग से है, किसी वाणिज्य विभाग में पोस्टेड होता है, तब उसकी पेंशन का क्या दायित्व बनता है इस संबंध में है। क्लियर है ना। जैसे वाणिज्य विभाग एवं संस्था एवं उनके संबंध में सरकारी लेखाओं के बाहर औपचारिक लेखा रखे जाते हैं। क्लियर है। इनकी पेंशन का दायित्व महालेखाकार के सलाह पर सरकार द्वारा निर्धारित दर पर सरकारी नियमित लेखा में विकलित किया जाकर निर्धारित किया जाएगा। क्लियर है। अन्य विभागों के विषय में जहां सरकारी लेखा बाहर अथवा अंतर्गत कोई नियमित वाणिज्यिक लेखा नहीं रखे जाते हैं, उन्हें अपने उत्पादन एवं सेवा के लिए व्यय वसूल करने की अनुज्ञा है। पेंशन दायित्व का ऊपरी व्यय के अनुमान में एवं निर्मित की गई सामग्री का निर्गमन मूल्य निर्धारित करने में निर्माण व्यय को अथवा उसकी की गई सेवा व्यय को ध्यान में रखा जाएगा। निर्माण वाले विभाग में जो व्यय हुआ है या सेवा में जो व्यय हुआ है उसको ध्यान में रखा जाएगा तथा यह परिगणना इस अभिप्राय हेतु सरकार द्वारा निर्धारित दर से की जाती है। अगला प्रश्न है कि शासन के सेवा और वाणिज्य विभाग में अंतर तो हुआ। इसके बाद का प्रश्न है कि किस प्रकार से हानि को शासकीय लेखा में दर्शाया जाता है, या हानियों को, लॉसेस को शासकीय लेखा में किस प्रकार दर्शाया जाता है। क्लियर है।
तो इसके लिए भी छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग 1 अध्याय 15 शासकीय लेखा का खंड 8 पूरा जो है वो है हानि लेखा को दिखाना, शासकीय लेखा में हानि को दिखाना। ठीक है ना, ये टॉपिक है जिसमें नियम 341 से लेकर 349 तक के नियम जो है वो शासकीय लेखा में हानि को दिखाने से संबंधित है। क्लियर है। 341 देखते हैं। यदि किसी दावे का अभिप्राय किया जाए तो व्यय के बाजू में दावे का मूल्य विनिष्ट हानि की तरह दर्ज नहीं किया जाएगा। क्लियर है। यदि कोई सरकार को देय राशि शासकीय सेवक के पास पहुंच गई है, तदुपरांत गबन हुई, चुराई अथवा गुम गई है, तो इस तरह यद्यपि वह राशि कोषालय में नहीं पहुंची, समेकित निधि या लोक लेखा में यथास्थिति प्राप्ति की बाजू में दर्शित करके व्यय की बाजू में पृथक शीर्ष में हानि के रूप में दर्शित किया जाएगा। क्लियर है। पहला तो यह है कि यदि दावे का अभिप्राय अय है, 341 अय है कि अगर दावे का अभिप्राय किया गया है तो हमेशा व्यय के साथ दावे को भी दर्ज किया जाएगा। विशिष्ट हानि की तरह दर्ज नहीं किया जाएगा, बल्कि सामान्य हानि की दावे को भी दर्ज किया जाएगा। दूसरा, यदि कोई सरकार को देय राशि शासकीय सेवक के पास पहुंच गई है तो भी वो कोषालय किसी निधि में नहीं गई, समेकित निधि, संचित निधि या लोक लेखा निधि में नहीं गई, तो ही प्राप्ति के बाजू में ही दर्शित करके व्यय के बाजू में पृथक रूप से शीर्ष हानि के रूप में दर्शा दिया जाएगा। क्लियर है। नियम 342 से है भवन भूमि भंडार एवं संयंत्र की हानि हो तो क्या करना है। 342 में है हानि अथवा कमी यद्यपि उसका मूल्य अथवा वाणिज्यिक लेखे में जो भी रखा जाता है उसे अपलिखित किया जाना चाहिए, लेखा में पृथक शीर्ष के अंतर्गत दर्शित किया जाना चाहिए। यदि इस वर्ष के अधीन कोई लेन देन सरकारी लेखा में उच्चंत शीर्ष के अधीन लेखांकित किया गया है तो हानि अथवा कमी को उच्चंत शीर्ष से भी अपलिखित किया जाए। ठीक है ना। भवन भूमि भंडार संयंत्र इस प्रकार की कोई हानि हुई है तो उसको अपलिखित किया जाना चाहिए, तथा अगर इसी फाइनेंशियल ईयर में हुआ है तो उसे उच्चंत शीर्ष के रूप में लिख करके भी अपलिखित किया जा सकता है। ठीक है ना। तीसरा है कि हस्तस्थ रोकड़ चाहे कोषालय में हो अथवा विभागीय प्रभार में हो का हानि होगा तो कैसे लिखना है। तो नियम 343 में है सभी नुकसान अथवा कमी को लेखा के अधीन पृथक शीर्ष में दर्शित किया जाना चाहिए। पहला, स्वीकृत किए गए जाली सिक्के तथा नोट को भी नुकसान समझा जाना चाहिए। सपोज कोई गलती से जाली सिक्के या नकली नोट ग्रहण कर लेता है और अपने अकाउंट में शामिल कर लेता है तो फाइनली वो तो जाली नोट है, तो उसे भी नुकसान समझा जाना चाहिए। तथा जिस वर्ष हानि हुई तत्संबंधी वसूल को जिस शीर्ष के अधीन हानि दर्ज की गई है उसी शीर्ष के अधीन घटाइए की प्रविष्टि से बताई जानी चाहिए। वार्षिक लेखा के बंद हो जाने के बाद हानि से संबंधित किसी वसूली से प्राप्ति की गई राशि के रूप में लेखा में बताया जाएगा। क्लियर है। अगला है नियमित अथवा असामान्य भुगतान में हुई हानि की वसूली या हानि हुई हो। नियम 344 से है कि अनियमित अथवा गैर सामान्य भुगतान को लेखा में संधारण नियमों के संदर्भ में व्यय के अनुरूप वर्गीकृत करके लिखा जाना चाहिए। उदाहरण के लिए अधिक वेतन का भुगतान वेतन शीर्ष में विकलनीय होगा। निश्चित सी बात है, ज्यादा वेतन प्राप्त किया है तो वेतन वाले शीर्ष में ही वापसी होगा। इसी तरह निर्माण की गई ईंटों के कारण अधिक किया गया भुगतान उस काम में विकलित किया जाएगा जिससे ईंटों का प्रयोग होता है। लेकिन लेखा में ऐसे व्यय को दर्ज करने के लिए अलग शीर्ष जैसे कि नुकसान की क्षतिपूर्ति अस्थायी रूप से दिए गए ऋण को वसूली योग्य नहीं है तथा अपलिखित किए गए हैं तो इस अनियमित अथवा गैर सामान्य एवं अपलिखित व्यय को तदनुसार दर्ज किया जाएगा। जैसा कि ऊपर में लिखा है ना कि एक उच्चंत लेखा शीर्ष से दर्ज किया जाएगा। अगर अपलेखित कर दिया गया है तो ठीक है, अपलेखित नहीं किया गया है तो इसे भी एक पृथक शीर्ष में दर्ज किया जाएगा, उच्चंत लेखा टाइप सा। अपरिहार्य हानि 345, जहां किसी विशिष्ट विभाग में उनके कार्यों के स्वरूप के कारण नुकसान होना अनिवार्य है, लेखा का मुख्य शीर्ष उनके अंतर्गत इस विभाग का व्यय अंकित किया जाता है। पृथक विवरणात्मक शीर्ष इसके अधीन ऐसे नुकसान अभिलेखित किए जा सकते हैं में समाहित होगा। नियम 346 भी अपरिहार्य हानियों से संबंधित है। 347, 348 और 349। 346, जब सरकार को देय किसी राशि की हानि होती है तो उसका नियम 341 में वर्णन है, तथा शुल्क में किसी नगद राशि की हानि होती है तो उसका वर्णन 343 में है के अनुसार कार्रवाई करें। क्लियर है ना।
347 भंडार के विषय में हुई हानि को भंडार लेखा में लेखांकित किया जाना चाहिए एवं उसके अपलिखित करने अथवा निर्वर्तन हेतु यद्यपि लेखाओं में कोई औपचारिक परिवर्तन अथवा समायोजन की अपेक्षा न हो तो सक्षम अधिकारी को औपचारिक अनुमति ली जानी चाहिए। 348 से है, यद्यपि ऊपर बताए अनुसार रीति से किसी हानि की राशि को लेखाओं में समाहित करने के बाद दोषी पक्षकार से आंशिक अथवा संपूर्ण वसूली की जाती है तो इस राशि को कोषालय में निक्षेपित कराया जाएगा तथा महालेखाकार द्वारा इसे व्यय से अथवा विभागीय आय से घटाकर जैसा भी अपेक्षित है अर्थात वसूली चालू वर्ष में अथवा आगामी वर्ष में की जाती है समायोजित किया जाना चाहिए। इस अभिप्राय हेतु वसूली की राशि को कोषालय अधिकारियों द्वारा संबद्ध परिशिष्ट में अवर्गीकृत राशि दर्शित किया जाना चाहिए। मतलब जो भी वसूली होगा या तो उसके शीर्ष में जाना चाहिए, अगर शीर्ष में नहीं जाता है तो उसे अवर्गीकृत राशि के रूप में प्रदर्शित करना चाहिए। 349 केवल इस अपवाद सहित समायोजन कोषालय के स्थान में विभागीय अभिलेखों में किया जाएगा। यह प्रक्रिया वन विभाग में भी प्रयोज्य है। मतलब जितने भी वक्फ विभाग होगी तो कार्य प्रणाली अलग है, वहां भी यही प्रक्रिया लागू होगी। एक प्रश्न है कि सरकार के लेखाओं को कौन कौन से भागों में रखा जाता है, प्रत्येक भाग के लेखे के क्या क्या मुख्य विभाजन है, प्रत्येक विभाजन में क्या क्या शामिल होते हैं, वर्णन कीजिए। तो ये मुख्य भाग वही है, समेकित निधि या संचित निधि, आकस्मिक निधि और लोक लेखा निधि, और जो भी इसमें ऋण प्राप्त होते हैं, पूंजी प्राप्त होते हैं, इनका विभाजन है। इसे हम लोग संविधान में पढ़ चुके हैं, फिर भी यहाँ मैं नोट्स डिस्कस कर दूंगा और इसे अलग से पढ़ा नहीं रहा हूँ, ठीक है ना। एक प्रश्न थोड़ा भिन्न है, वो इस प्रकार से है कि शासकीय लेखों में निम्नलिखित का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाएगा। शासन को अंशदान, राजस्व की वापसी, सिक्योरिटी डिपॉजिट की वापसी, वेतन भत्तों एवं यात्रा भत्तों के अग्रिम तथा मुकदमों के लिए केसकियां। तो सबसे आगे देखते हैं शासन के अंशदान। शासन के अंशदान जिस विभाग से संबंधित होंगे उस विभाग के मुख्य शीर्ष में डाले जाएंगे। जैसे जिला परिषदों, नगर पालिकाओं को विभिन्न प्रयोजन के लिए केंद्र या राज्य शासन द्वारा अंशदान दिए जाते हैं।